नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों, अगर आप एनसीईआरटी क्लास 6 के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी एक ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर एनसीईआरटी का बहुत महत्व होता है, मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी करें या फिर यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, इनमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। जैसे राजनीति के लिए एम लक्ष्मीकांत बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, उसी तरह सभी विषयों को कवर करने के लिए एनसीईआरटी बहुत मायने रखता है। अगर आप क्लास 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो मानिए आपने यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में भी 70% तैयारी कर ली है। इसलिए एनसीईआरटी को हल्के में ना लें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो दोस्तों समझ लीजिए, मैं अभी बीए फाइनल ईयर से एमए में पहुंच चुका हूं और मुझे वापस आकर एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th तक पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अपने राज्य की पीएससी के एग्ज़ाम देना चाहता हूं। इसीलिए आप जिस क्लास में हैं भाई, उस क्लास की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। इसीलिए अभी से अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमने शुरुआत कर दिया है एनसीईआरटी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक सभी विषयों को पढ़ाने की। मैं बता दूं, मैं खुद भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, इसलिए मैं अपने से जितना हो सके उतने से बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो वक्त गवाए बिना शुरुआत करते हैं और आपके अंत तक बने रहने की कामना करता हूं। क्लास 6 लेसन 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। दोस्तों, आखेट का अर्थ होता है शिकार करना, ठीक है। और खाद्य संग्रह मतलब खाद्य मतलब भोजन, संग्रह मतलब इकट्ठा करना। तो कैसे मनुष्य पहले शिकारी बना, फिर वह भोजन इकट्ठा करने लगा, और कैसे वह खुद से भोजन उत्पादन करने लगा, मतलब खेती करने लगा। तो किस तरह से मानव का विकास क्रम आगे बढ़ा और कैसे मानव वर्तमान मानव की तरह बना। तो आदि मानव से मानव तक की कहानी इस अध्याय में बताई गई है और पूरा पाषाण कालीन पूरी जानकारी इस अध्याय में आपको मिलेगी। दोस्तों, इस समय का जो मानव था वह एक प्रकार से घुमंतू या घुमक्कड़ प्रकार का मानव था। मैं आपको बता दूं, घुमक्कड़ या घुमंतू उसे कहते हैं, जैसे आपने बंजारों का नाम सुना होगा, जो एक स्थान से दूसरे स्थान हमेशा भटकते रहते हैं अपने काम के लिए। और जैसे कबीर दास हैं तो उन्हें भी एक घुमक्कड़ कवि कहा गया है, क्योंकि वे कभी एक स्थान पर नहीं ठहरते थे। वे हमेशा दूसरे स्थान बदलते बदलते एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, इस तरह चलते ही रहते थे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को घुमक्कड़ कहा गया है। अब इस समय का जो आदि मानव था वह घुमक्कड़ क्यों रहता था, इसका उत्तर आपको आगे मिलेगा। मानव इस महाद्वीप में, इस उपमहाद्वीप में, जैसे कि जो भारत है, भारत को उपमहाद्वीप या फिर भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप मतलब जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और द्वीप मतलब जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में हम यहाँ से जानकारी लेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, ईरान, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश जैसे देश प्राचीन काल में सम्मिलित थे, ठीक है दोस्तों। मानव इस उपमहाद्वीप में पिछले 20 लाख साल पहले से रह रहा है, जिसे हम आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जाने जाते हैं। मतलब शिकारी, भोजन संग्रह करने वाला आदि मानव पुरुष आखेटक खाद्य संग्राहक कहलाता है, जो भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर इनका ये नाम पड़ा। अब देखते हैं कि आखिरकार ये इस समय कौन कौन से भोजन किया करते थे। दोस्तों, इन्हें बिल्कुल भी हल्के में लेने के लिए ना सोचें, क्योंकि कई बार यूपीएससी जब जैसे बड़े एग्ज़ाम से पूछ लिया जाता है कि मानव ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई, या फिर प्राचीन काल में नव पाषाण काल में मानव का मुख्य भोजन था, और ऑप्शन में दे देगा ककड़ी, गाजर, मूली, जौ, गेहूँ, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए अभी से पढ़ें
क्योंकि एक नंबर भी बहुत मायने रखता है। एक नंबर कम हुआ मतलब आप हजारों लाखों रैंक नीचे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ करोड़ों में कंपटीशन होता है। ठीक है दोस्तों, इस समय का मानव आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता था। शुरुआत में तो वह कच्चा मांस खाता था, लेकिन पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच में मानव ने आग की खोज कर दी, जो कि मानव इतिहास की सबसे महान खोज मानी जाती है। आग की खोज के बाद वह जानवरों से अपनी रक्षा करने लगा, साथ ही साथ मांस को पकाकर खाने लगा और उसे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ आग से। ठीक है, वह मछलियों, चिड़ियों, फल, कंदमूल, दाने, पौधे, पत्तियों और अंडे आदि खाया करता था। यह उसका शुरुआती भोजन था। इस समय मानव एक स्थान पर क्यों नहीं रहता था? अब यहाँ पर आपका वह उत्तर मिलेगा कि मानव घुमक्कड़ जीवन क्यों जीता था। इस समय का मानव फसलों को उगाना नहीं जानता था, वह एक स्थान पर रहना नहीं जानता था, जिसके कारण उसका जीवन घुमक्कड़ था। जब वह भोजन उगाना नहीं जानता था तो उसे भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भटकना पड़ता था। इसके पीछे कारण है, पहला कारण है जलवायु या मौसम। दोस्तों, हर तरफ का मौसम एक सा नहीं होता। जैसे इस तपती गर्मी में भी जम्मू कश्मीर हो या अरुणाचल प्रदेश हो, इधर बर्फ़ देखने को मिल जाएगी, जबकि यहाँ हमारे पसीने छूटे पड़ते हैं। वहीं दक्षिण भारत में इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि वहाँ पर के लोग सांवले रंग के होते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि मौसम हर तरफ एक सा नहीं होता। नदियाँ, नल, नाले, ये उनके स्रोत हमेशा भरे नहीं होते, जिसके कारण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान भटकना पड़ता था। दूसरा, साधनों की उपलब्धता। जब आप किसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वह एक समय पर ख़त्म हो जाती है और फिर आपको दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसी तरह मानव के साथ भी था। जब वह खुद कुछ उत्पादन करना नहीं जानता था तो वह पूरी तरह से प्रकृति और प्राकृतिक जीवों पर निर्भर था। इसीलिए जब वहाँ जीवों की और प्राकृतिक पौधों की समाप्ति हो जाती थी तो वह दूसरे स्थान पर जाता था। तीसरा, आवास की उपलब्धता। इस समय का जो मानव था वह कंदमूल या कंदराओं या फिर गुफाओं में रहता था, और जो बड़े बड़े चट्टानों के बीच की दरार होती है या फिर छोटा सा होल टाइप का होता है, जिनमें वर्तमान समय में हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार के जानवर छिपकर रहते हैं। उन स्थानों पर पहले हमारे पूर्वज यानी आदि मानव रहा करते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, और आगे हमारा प्रश्न है कि वही बात है कि इस समय का मानव कहाँ रहता था। मैं पूरा अध्याय पढ़ चुका हूँ 3 से 4 बार, और जो उस अध्याय में महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने उनकी नोट्स बनाई हैं। और छोटे बच्चों की तरह शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स कक्षा 6वीं के हों तो उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण रहे, इसलिए मैंने सभी को एक प्रश्न भी दिया है और उनका आंसर भी लिखा है। जैसे प्रश्न है, इस समय का मानव कहाँ रहता था? पूरा पाषाण काल का मानव। तो मैं आपको बता दूं कि पूरा पाषाण कालीन मानव गुफाओं, कंदराओं में रहा करता था, जबकि नवपाषाण काल आते आते तक मानव झोपड़ियों में रहने लगा था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे आपने भीमबेटका की गुफा का नाम सुना होगा, तो वह भी इसी समय की गुफा है, और इसी तरह की कई सारी गुफाओं में आदि मानव रहा करते थे। इस समय की आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ उठता है कि इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है। तो कोई अभिलेख मिल जाता है, कोई हथियार मिल जाता है, उस समय की कोई मुद्रा या सिक्के मिल जाते हैं, कुछ ग्रंथ मिल जाते हैं, या फिर उस समय की ऐसी कुछ जानकारी मिल जाती है। तो जब आप बहुत समय पहले की बात करते हैं तो ऐसे समय की जानकारी आपको उत्खनन से मिलती है। उत्खनन से मिलती है, और इस समय की जानकारी हमें पत्थर या लकड़ियों के औजारों या फिर मिट्टी के बर्तनों और गुफाओं के शैल चित्रों से मिलती है। जैसे भीमबेटका की गुफा हो, एलोरा एलिफेंटा या फिर बाघ की गुफाएं हों, इन सभी में हमें ऐसे शैल चित्र मिलते हैं जो बताते हैं कि इस समय का आदि मानव कैसे जीता था। जैसे भीमबेटका की गुफा में शिकार करते हुए मानवों के चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम इस समय के कुछ पुरातत्व
प्रशासनिक स्थलों के बारे में देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मायने रखते हैं और कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। प्रारंभिक मानव के प्रमुख निवास स्थल, अभी हम यहाँ तीनों काल के निवास स्थल देखेंगे, पुरापाषाणकालीन पुरा स्थल और मध्य पाषाणकालीन मानव कहाँ रहता था और नवपाषाण काल के। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला भीमबेटका। दोस्तों भीमबेटका के बारे में कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं में जो भगवान भीम थे यानी कि अर्जुन के भाई, वे यहाँ पर आराम करने आया करते थे भीमबेटका में, और यह उनकी विलास नगरी थी यानी कि वह यहाँ पर मनोरंजन करने भी आया करते थे। भीम के यहाँ पर बैठने के कारण इस स्थान को भीमबेटका कहा गया है। यह स्थान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित जिले रायसेन में पड़ता है। पुरापाषाणकालीन मानव के शैलचित्र यहाँ मिलते हैं और यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में भीमबेटका को शामिल किया गया है। कुर्नूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। वहीं होक्सी या फिर होन्सागी यह कर्नाटक के यादगिरी जिले में है और यह भी पुरापाषाणकालीन एक महत्वपूर्ण स्थल है। नवपाषाणिक पुरास्थल। दोस्तों नवपाषाणिक पुरास्थल की बात करें तो जो पुरापाषाण काल है, जैसे कि मैं पहले भी बताया हूँ, पुरापाषाण काल 3 भागों में बटा हुआ है। पहला आग्ध या उत्तर पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में ही मानव इतिहास की 99% से ज़्यादा खोजें हुई हैं। दोस्तों इस काल ने पूरे मानव इतिहास को बदल कर रख दिया और एक आधुनिक दौर की शुरुआत हुई। आइए देखते हैं इस समय के प्रमुख पुरास्थलों की बात करते हैं। पहला आता है बुर्जहोम, जो कश्मीर में स्थित है। बुर्जहोम के विषय में मैं आपको बता दूं कि इस पुरास्थल के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे और इन घरों को गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी और ये मुख्यतः ठंड से बचने के लिए बनाए जाते थे, क्योंकि यह बताना ज़रूरी नहीं कि कश्मीर एक ठंडा प्रदेश है, आप जानते ही होंगे। हम देखते हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और यह ईरान जाने वाले बोलन दर्रे के पास स्थित था। दोस्तों मेहरगढ़ के विषय में मैं आपको बताऊं कि इसी पुरास्थल के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना प्रारंभ किया था और भेड़ बकरियों को पालना भी इसी पुरास्थल के लोगों ने सबसे पहले प्रारंभ किया था। इसी स्थान पर प्रियजनों की मृत्यु के बाद उनके शव के साथ खाने के लिए भेड़ या बकरियों या फिर उनके किसी भी प्रिय जानवर को दफनाया जाता था। यहाँ तक कि मिस्र की सभ्यता में तो जब किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी तो उनके साथ उनके प्रिय सेवक को भी कई बार दफना दिया जाता था। इसी तरह भारत की भी 2-3 पुरास्थलों को आप देखेंगे जहाँ पर ऐसे प्रमाण मिलते हैं। इसी तरह इनाम गांव के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। चिरांद सारण जिला बिहार में स्थित है और यह घाघरा नदी के किनारे स्थित एक पुरास्थल है। दाओजली हेडिंग याद रखिएगा, असम राज्य में स्थित है। यहाँ पर जो पुरास्थलों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन्हें याद रखें कि कौन सा पुरास्थल कहाँ स्थित है और इनसे जुड़ी 1-2 विशेषताएं याद रखें, क्योंकि यह प्रतियोगी परीक्षाओं में या फिर NCERT क्लासेस के एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछी जाती हैं। कोल्डी हवा मेजा तहसील इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसी सभ्यता में इसी स्थान पर 6000 ईसा पूर्व में चावल की खेती आरंभ करने के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं महागढ़ा भी इलाहाबाद या प्रयागराज में स्थित है। दूसरी हल्लूर हावेरी जिला कर्नाटक में स्थित है। हल्लूर से हावेरी आता है, हावेरी मतलब हल्लूर और हल्लूर यानी हावेरी कर्नाटक में स्थित है। हल्लूर दक्षिण भारत का सबसे पुराना लोहयुग स्थल है। यहाँ एक अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है और इसी स्थान पर हाथ धोने की वनस्पति पाई गई
जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, यानी कि जो हल्लूर पुरस्थल है यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे। आगे देखते हैं पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली तिरुपत्तूर तमिलनाडु में स्थित है। तिरुपत्तूर से तिरुवनंतपुरम भी बनता है और तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी है, इसलिए याद रखिए पय्यमपल्ली तिरुपत्तूर तमिलनाडु में स्थित है। अब हम देखते हैं महापाषाणिक पुरस्थल। महापाषाणिक पुरस्थल ब्रह्मगिरी कर्नाटक, आदिचनल्लूर धुथुक्कुडी जिला तमिलनाडु। महापाषाणिक पुरस्थल केवल 2 ही हैं, इसलिए इन्हें याद करने में कोई समस्या नहीं है। पहला ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है और आदिचनल्लूर धुथुक्कुडी जिला तमिलनाडु में स्थित है। और आरंभिक गांव की बात करें तो आरंभिक गांव एकमात्र है इनाम गांव, महाराष्ट्र। इसी गांव के विषय में कहा जाता है कि यहाँ पर जब किसी वयस्क की मौत हो जाती थी तो उन्हें उत्तर दिशा की ओर सिर करके दफनाया जाता था और उनके साथ खाने के लिए सामग्री रखी जाती थी और कई बार बकरियों को भी उनके साथ दफना दिया जाता था, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति भोजन करता है, इसलिए भोजन की सामग्री रखी जाती थी। इस तरह की समस्याएं थी। इनाम गांव हम आगे देखेंगे। आधुनिक नगरों की बात करें तो मुंबई और कोलकाता। मुंबई के बारे में आप जानते होंगे कि यहाँ पर की एक प्रसिद्ध देवी हैं मुंबा देवी, उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। प्रमुख नदियों की बात करें इस समय की तो सिंधु, गंगा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन्हीं नदियों के किनारे इस समय की प्रमुख सभ्यताएं पनपी और उनका विनाश भी इन्हीं नदियों के किनारे हुआ। नदियों के किनारे सभ्यताएं इसीलिए बसाई गई क्योंकि यहाँ पर जल और कृषि और पशुपालन इन सभी की सुविधाओं आसानी से हो सकती थी। पुरास्थल किसे कहते हैं? यह एक 2 नंबर का प्रश्न बहुत इजी बन जाता है। पुरास्थल किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ पर प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए होते हैं पुरास्थल कहलाता है। जब आपको कुछ न बने तो आप प्रश्न पर ही ध्यान से देखें और शब्दों को तोड़ तोड़ कर पढ़ने का प्रयास करें। जैसे पुरास्थल, पुरा यानी प्राचीन, स्थल यानी जगह, प्राचीन जगह पुरास्थल कहलाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण इस अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। आरंभिक काल को ही पुरापाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को ही पुरापाषाण काल कहते हैं, यानी जब मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ, जब मानव का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ, उस काल को ही पुरापाषाण काल कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार तस्वीर में कि हमारे जो पूर्वज थे वे बंदरों की तरह थे और फिर धीरे धीरे उनकी पूंछ गायब हो गई और उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती चली गई। पुरापाषाण काल यानी इसका अर्थ होता है पुरा यानी प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर, पुराने पत्थर। ठीक है, इन्हें पुरापाषाण काल कहा गया क्योंकि इस समय की जानकारियों के लिए केवल पत्थर ही हैं और पत्थर से बने औजार ही हैं, इसलिए इसका नाम पुरापाषाण काल कह दिया गया। दोस्तों, यह नाम इस समय प्राप्त हुए पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से प्रारंभ होकर 12,000 साल पहले के दौरान तक माना गया है। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण आता है जिनमें सबको कन्फ्यूजन होती है कि पुरापाषाण काल के कितने भाग हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पुरापाषाण काल के 3 भाग हैं। पहला उत्तर या आर्ध पुरापाषाण काल, उत्तर या आर्ध पुरापाषाण काल। इस समय का मानव शिक्षित नहीं था, यहाँ तक कि वह साथ में भी नहीं रहता था, वह केवल जंगलों में घूमता था और गुफाओं में निवास करता था। इस समय के प्रमुख पुरास्थल भीमबेटका हैं, जिनके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, और इस समय के मानव की जानकारी के लिए केवल पत्थरों के औजार ही मिलते हैं। अगला देखते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल भी इस पुरापाषाण काल का दूसरा भाग है और इस समय के व्यक्ति ने जो लिखा है वह आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में महत्वपूर्ण खोजें हुई, पहिए का आविष्कार हुआ, कृषि का प्रारंभ हुआ, पशुपालन का प्रारंभ हुआ, मनुष्य झोपड़ी बना के रहने लगा, उसने आपसी संबंध बनाने प्रारंभ कर दिए।
ठीक है। अब हम देखते हैं मानव इतिहास की 99% घटना इसी दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं उसे मेथोलिथ कहा जाता है, यानी उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल को ही क्या कहते हैं? मेथोलिथ। इसका समय 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल में औजारों का आकार बहुत छोटा होता था और इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। माइक्रोलिथ यानी छोटे औजार, जो लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे, यानी कि इन लघु पाषाण कहा जाता था। जो माइक्रोलिथ है उसे लघु पाषाण कहते हैं। लघु मतलब छोटा और पाषाण मतलब पत्थर। चूंकि पत्थरों के औजार होते थे इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। इन औजारों, हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे इनमें, जैसे कि आज भी हंसियों में लकड़ी के मुट्ठे लगे होते थे, उस समय लकड़ियों या हड्डियों के मुट्ठे लगे हुए होते थे। और आदि जैसे छोटे औजार भी इस समय देखने को मिलते हैं। नवपाषाण काल की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। नवपाषाण काल में मनुष्य झोपड़ियां बनाकर रहने लगा था तथा बस्तियों का भी निर्माण होने लगा था। नवपाषाण काल में सबसे बड़ी खोज पहिए का आविष्कार था। किसका? पहिए का आविष्कार। क्योंकि पहिए के आविष्कार के साथ ही मिट्टियों के जो घड़े होते हैं, मटके होते हैं, उनका प्रारंभ हो गया था बनाना। रथ जैसे जो संसाधन थे उनका बनना प्रारंभ हो गया था, इसलिए इसको एक क्रांति माना जाता है नवपाषाण काल की। 12,000 साल पहले से ही जलवायु परिवर्तन प्रारंभ हो गया था, जिससे घास के मैदानों का निर्माण हुआ और इन घास के मैदानों के निर्माण हो जाने के कारण शाकाहारी जीवों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। दोस्तों, अब इस अध्याय के अंत की ओर है और देखते हैं खेती और पशुपालन किस तरह का होता था। तो मानव ने सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। इसलिए कहा जाता है कि मानव का सबसे करीबी या सबसे वफादार जीव कौन सा है? कुत्ता ही है, क्योंकि यह शुरुआत से ही हमारे साथ रहा है। बाद में भेड़, बकरी, गाय, सुअर आदि को मानव ने पालना प्रारंभ कर लिया था। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर एनसीईआरटी क्लास 6 में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे, जो इस सभ्यता माफ़ कीजिए इस नवपाषाण कालीन सभ्यता के लोग थे, वे किन जानवरों को नहीं पालते थे। ऑब्जेक्टिव में देगा भेड़, बकरी, गाय, सुअर और घोड़ा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और घोड़े को भी टिक कर देंगे कि इसे भी पालते थे। इससे अच्छा है कि आप याद रखें कि किन जानवरों को इस सभ्यता के लोग पालते थे। केवल 4 जानवर हैं: कुत्ते, भेड़, बकरी, गाय, सुअर। इसलिए इन्हें याद से रखें, इन 5 जानवरों को। बसने की प्रक्रिया क्या थी? बसने की प्रक्रिया यानी खेती व पशुपालन प्रारंभ करने ही बसने की प्रक्रिया था। नवपाषाण काल का जो मनुष्य था वह झोपड़ियाँ बनाने लगा था, बस्तियाँ बनाने लगा था, कृषि और पशुपालन करने लगा था और इसी कार्य को बसने की प्रक्रिया कहा गया। पौधे व जानवर जंगली पौधे व जानवरों की तुलना से भिन्न थे। यह प्रक्रिया नवपाषाण काल के दौरान 12,000 साल पहले प्रारंभ हुई। इस समय के जानवर जिन्हें इन्होंने पालना प्रारंभ किया था वे कम आक्रामक थे और इनकी सुरक्षा के लिए अच्छे थे, और जो इनकी फसल थी वे मोटे दानेदार होती थी। यही कारण है कि इस समय जो प्रमुख फसल अपनाई गई उनमें गेहूं और जौ प्रमुख रूप से आते हैं। उसी तरह जिन जानवरों को इन्होंने पालना प्रारंभ किया उनमें कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी प्रमुख रूप से आते हैं। अब हम इस अध्याय के प्रमुख शब्दों की ओर देखते हैं जो हमने इस अध्याय से पढ़े हैं। उपयोगी शब्द में आखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र, इन सभी शब्दों का उपयोग इस अध्याय में हुआ है और इनका अर्थ मैं इस अध्याय के दौरान बता चुका हूँ। प्रमुख तिथियों की बात करें जो इस अध्याय से जुड़ी है, और इन तिथियों को आप प्लीज़ याद कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। मध्यपाषाण युग का प्रारंभ और इसका काल कितना रहा है? तो 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक। बसने की प्रक्रिया कब आरंभ हुई?
लगभग 12,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया किस काल में प्रारंभ हुई? अगर मैं आपसे पूछूं तो नवपाषाण काल में। बसने की प्रक्रिया क्या थी? तो दोस्तों बसने की प्रक्रिया कृषि और पशुपालन प्रारंभ करना ही बसने की प्रक्रिया थी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक जगह पर ये अब रहने लगे थे। नवपाषाण काल युग का आरंभ कब होता है? 10,000 साल पहले। वहीं मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब होता है? लगभग 8,000 साल पहले। दोस्तों मेहरगढ़, इनाम गांव, इन सभी को हम आगे के अध्यायों में भी पढ़ेंगे और काफ़ी जानकारी हम आगे के अध्यायों में देखेंगे। जितना हमें एनसीईआरटी क्लास 6 से मिला उतना महत्वपूर्ण तथ्य हमने आप सभी को बता दिया है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे। दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। डेविड ह्यूम कहते हैं, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप में दुनिया की हर चीज़ खरीदने की ताकत है। इसलिए मेहनत कीजिए, आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। मिलेंगे दोस्तों फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।